हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद आज की क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास के अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ेंगे, यानी कि ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार कई प्रकार से इसको बांट कर पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम इसको दो आधारों पर बांट कर पढ़ेंगे। पहला आधार जो होगा उद्गार अवधि के आधार पर इसको बांटेंगे, और दूसरा जो होगा विस्फोटकता की तीव्रता के आधार पर इसको हम बांटेंगे, यानी कि जब विस्फोट होता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसके द्वारा डिस्ट्रक्शन की क्षमता क्या होती है, ये विनाश कितना अधिक विनाश कर सकता है, कितना ये ज़्यादा घातक हो सकता है, इसके आधार पर बांट कर पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी को दो प्रकार बांटते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विस्फोटकता के आधार पर। विस्फोटकता के आधार पर आप सबको पता है कि विस्फोटक का आधार क्या होगा। विस्फोटक का आधार होता है सिलिका जितना गाढ़ा होगा, लावा जितना गाढ़ा होगा, विस्फोटकता उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे कह सकते हैं उद्गार अवधि के आधार पर। इन दो आधारों पर हम बांटकर आज के क्लास के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उसको देखेंगे, यानी कि वोल्केनिक टोपोग्राफी जो होगा उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेज में आज इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विस्फोटकता के आधार पर। विद्वानों के द्वारा जो है वोल्केनो को कई प्रकार से बांटा गया है, और उनकी विस्फोटकता के आधार पर एक क्रम में सजाया गया है कि ये वाला जो विस्फोट होगा वो ज़्यादा घातक होगा, उससे जो कम होगा उससे कम घातक होगा, और सबसे कम घातक वाला विस्फोटकता यानी कि उसकी जो घातक क्षमता है, जो डिस्ट्रक्शन की क्षमता है, जो ब्लास्ट करने के टाइम में जो इसकी तीव्रता होती है, उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने सामान्यतः इसे 4 या 5 आधार पर बांटा है। और इसमें तय किया है कि ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर या तो उसकी तीव्रता बढ़ सकती है, विस्फोटकता की तीव्रता बढ़ सकती है, या उसकी तीव्रता घट सकती है। हम सबको पता है कि विस्फोट होने के लिए अगर विस्फोट ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसमें जल और गैस की मात्रा ज़्यादा हो, और सिलिका जो है सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है तो लावा गाढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे विस्फोटक, सबसे घातक, सबसे डिस्ट्रक्शन वाला जिसकी तीव्रता सर्वाधिक होती है उसको हम बोलते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी यह सबसे घातक होता है। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार आएंगे ज्वालामुखी के, ये सामान्यतः घातक होते ही हैं, डिस्ट्रक्शन होते ही हैं। इनमें विस्फोट की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है, और सामान्यतः भूकंप का आना तय है। भूकंप इस प्रक्रिया में जितने भी हम यहाँ पे ज्वालामुखी देखेंगे प्रकार, इन सारे प्रकार की ज्वालामुखी में भूकंप का आना तय है। तो ये अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन उनमें भी एक क्रम में इसको हम सजा कर पढ़ते हैं। तो दूसरा जो है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है। हम इसको समझेंगे फिर से आखिर है क्या, ये कैसे तय होता है। तीसरा जो है स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इसकी तीव्रता जो है विस्फोट की विसुवियस से कम है। और जो चौथा है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, इसकी तीव्रता जो है विस्फोट की वह सबसे कम है। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है वो विस्फोट करता है तो ज़्यादा घातक होता है, इसकी विस्फोटकता ज़्यादा है, इसकी तीव्रता ज़्यादा है। और हवाई का जो है सबसे कम है। हवाई तुल्य जब भी ज्वालामुखीय प्रक्रिया होंगी, या जब भी हवाई तुल्य कोई भी ज्वालामुखी होगा और उसमें लावा बाहर आएंगे तो विस्फोट होगा, लेकिन विस्फोट की तीव्रता जो होगी अन्य से कम होगी। और पिलियन में जो होगा ये तीव्रता, जब भी लावा ज्वालामुखी से बाहर आएंगे तो विस्फोट होता है। और सामान्यतः इस विस्फोट में, इस कैटेगरी में जो भी ज्वालामुखी आएंगी उसकी तीव्रता सर्वाधिक होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने की तरफ, यानी कि पिलियन तुल्य से विसुवियस ज्वालामुखी होते हुए स्ट्रोम्बोली और हवाई तुल्य ज्वालामुखी की तरफ जब आते हैं तो विस्फोटकता में कमी आती है। लिख सकते हैं इसको, विस्फोटकता में कमी आती है। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। एक बार और आपको रिकॉल करा दूं कि ये चारों जो हैं ज्वालामुखी के प्रकार हैं। जब भी ज्वालामुखी से लावा बाहर आता है, उसका उद्गार होता है, इरप्शन होता है,
तो उस वक्त जो होता है विस्फोट होता है, और उस विस्फोट की जो तीव्रता है वो पिलियन तुल्य में सर्वाधिक है, उससे कम विसुवियस में है, उससे कम स्ट्रोम्बोली में है, और सबसे कम हवाई तुल्य ज्वालामुखी में है। तो उनकी जो तीव्रता होती है वो विनाश को तय करती है कि कितना अधिक विनाश होगा, इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम पिलियन तुल्य ज्वालामुखी से नीचे की तरफ यानी हवाई तुल्य ज्वालामुखी की तरफ आते हैं तो विस्फोटकता में कमी आती है। विस्फोटकता में कमी आने का क्या मतलब होगा? सिलिका की मात्रा में कमी आएगी, सिलिका की मात्रा में। तो यहाँ से आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, सिलिका की मात्रा में कमी आएगी तो सबसे अधिक सिलिका की मात्रा किस में होगी? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के लावा में, और सबसे कम हवाई तुल्य ज्वालामुखी के लावा में। सबसे कम सिलिका की मात्रा इसमें होगी और सबसे अधिक इसमें होगी। विस्फोटकता में कमी आने का एक और कारण हो सकता है कि जल एवं गैस की मात्रा कम हो, गैस की मात्रा कम हो। दो कारण सामने है, सिलिका की मात्रा में कमी हो या जल एवं गैस की मात्रा में कमी है। हम सबको पता है कि गैस की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अधिक विस्फोट होगा, उसकी विस्फोटकता उतना ही अधिक होगी। और गैस बनने के लिए क्या जरूरी है? कि जल हो, तो जल की मात्रा भी होना तय है। तो विस्फोटकता को तय करने के लिए जल एवं गैस की मात्रा तय करती है। यह चीज़ देखते हैं। जब हम कहते हैं कि सिलिका की मात्रा में कमी आ रही है तो हम सबको पता है कि घनत्व में भी कमी आएगा, घनत्व में कमी आएगा। अब जब घनत्व में कमी आएगा तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो शंकु होगा, जो शंकु हम इसको समझाते हैं शंकु होगा, उसकी शंकु की ऊंचाई भी कम होगी। और शंकु की ऊंचाई कम होगी तो शंकु की ढाल की तीव्रता भी कम होगी। ये दोनों चीज़ को हम समझते हैं अभी कैसे ये पॉसिबल है। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि पिलियन तुल्य से अगर जो हवाई ज्वालामुखी की तरफ जाते हैं तो विस्फोटकता में कमी आती है। इसका दो ही कारण हो सकता है, एक तो सिलिका की मात्रा में कमी हो और दूसरा जल एवं गैस की मात्रा में कमी हो। अगर सिलिका की मात्रा में कमी होती है तो सीधा सा बात है घनत्व में कमी आएगी और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित शंकु की ऊंचाई में कमी होगी। तो जब भी विस्फोटक प्रक्रिया होती है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी विस्फोट वाला प्रक्रिया होती है या केंद्रीय विस्फोटक प्रक्रिया होती है जो आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है, शंकुनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और जब लावा निकलता है तो वो एक छिद्र से होकर निकलता है जो शंकु के शीर्ष पर हो, और ये गोल हो सकता है या गोल जैसा हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। लेकिन जब भी विस्फोटकता के द्वारा, केंद्रीय विस्फोटकता के द्वारा ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है तो शंकु का निर्माण होता है, और इसको हम बोल सकते हैं कि पर्वत ज्वालामुखीय पर्वत का है या शंकु ज्वालामुखी का है। तो इसकी जो ऊंचाई है उसमें कमी आने लगती है। घनत्व में कमी आएगा तो ऊंचाई में कमी आने लगे। आप इसको अगर 1-2 नंबर मानते हैं तो हम यहाँ से इसको आप समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि ऊंचाई में कमी आती है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1 नंबर। ये हमारा 1 नंबर है, ये 2 नंबर, इसको 2 नंबर मानते हैं, ये 3 नंबर मान लेते हैं, और इसको हम 4 मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऊंचाई में कमी आ रही है। ऊंचाई में कमी आने के कारण सिलिका की मात्रा जो कम है यानी घनत्व उसका कम है। जब घनत्व कम होगा तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 1 नंबर, तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की जो ऊंचाई होगी वो सर्वाधिक होगी। और 4 नंबर में हम कहते हैं कि हवाई तुल्य की जो ज्वालामुखी होगी उसकी ऊंचाई जो होगी सबसे कम होगी। ये बात यहाँ पे हम कह रहे थे कि जब भी घनत्व में कमी आएगा तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित शंकु की ऊंचाई कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि पिलियन तुल्य में सर्वाधिक है और हवाई तुल्य में इसकी ऊंचाई जो है सबसे कम है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होगा। शंकु की ढाल की तीव्रता में भी कमी आती है। इसकी ढाल की तीव्रता ज़्यादा है, ज़्यादा ढाल है, लेकिन जैसे जैसे हम हवाई तुल्य की तरफ जाते हैं, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली और स्ट्रोम्बोली के बाद हवाई तुल्य की तरफ जाते हैं, देखते हैं इसकी जो ढाल है वो मंद होते जाती है, यानी कि कम होते जाती है, ढाल की तीव्रता कम होती जाती है।
तो इसके अंतर्गत हमें ये चीज़ देखना था जो टाइप्स ऑफ वोल्केनिज्म के अंतर्गत। दूसरा जो हमें इसके बारे में चीज़ पढ़ना है कि उद्गार अवधि के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्गार अवधि के आधार पर ये जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार हम देखते हैं कि तो उद्गार का अवधि कैसे तय होता है। मैंने अभी बताया आपको कि ये जो अवधि तय होता है जब भी 2 उद्गार के बीच का जो समय होता है उसके आधार पर हम वोल्केनो को प्रकार को मापते हैं। तो सबसे पहला हम कह सकते हैं कि एक्टिव, ये इसके अंतर्गत लिखते हैं एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। पहला प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत लगातार इसमें से लावा, राख या जो भी विखंडित पदार्थ हैं लावा के अंतर्गत वो लगातार इससे बाहर आते रहते हैं। और दूसरा जो है हम कह सकते हैं कि डोरमेंट वोल्केनो या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा जो है वो कहलाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो या शांत ज्वालामुखी। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला चीज़ है नहीं, बस 2-4 लाइन इसके बारे में सुन लीजिए। उद्गार अवधि के आधार पर जब भी इरप्शन होता है तो 2 इरप्शन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसके आधार पर हम कहते हैं कि या तो ये एक्टिव है, या तो डोरमेंट है, या तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। उद्गार अवधि के आधार पर क्या होता है, अगर एक्टिव है, अगर कोई वोल्केनो जो है जागृत है, सक्रिय है या एक्टिव है, इसका मतलब है कि उसमें से लगातार लावा बाहर आ रहा है, ये रुकता नहीं है। उसमें से लावा, राख, धुआं, स्मॉग, गैस वगैरह या विखंडित जो भी पदार्थ हैं लगातार इससे बाहर आते हैं। तो इस तरीके के जो ज्वालामुखी हैं, एक है एटना और हम कह सकते हैं स्ट्रोम्बोली, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। एटना एक ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली भी एक ज्वालामुखी है। डोरमेंट वोल्केनो के अंतर्गत होते क्या है कि एक बार उद्गार होकर ये शांत पड़ जाता है और लगता है कि ऐसा कि अब इसके अंतर्गत वोल्केनिज्म या वोल्केनो जो होगा, उद्गार जो होगा, अब लावा का उद्गार नहीं होने वाला, लेकिन अचानक इसमें उद्गार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये डोरमेंट है, ये एक्टिव नहीं रहता, हमेशा एक्टिव नहीं है, काफ़ी समय के बाद ये एक्टिव हो सकता है। तो इसके बीच में 2 उद्गार के बीच में काफ़ी समय हो सकता है। तो ये शांत रहता है सामान्यतः, लेकिन जब शांत रहने के बाद इसमें उद्गार की प्रक्रिया होती है, जब ये इरप्शन होता है, तो हम कहते हैं ये डोरमेंट वोल्केनो है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्राकाटाओ और वेसुवियस, ये 2 प्रकार के वोल्केनो हैं जो प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। जो डोरमेंट है उनमें कभी कभी उद्गार जो ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो जाती है, सामान्यतः शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें उद्गार हो जाता है। और तीसरा जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत जो है ये शांत ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब कोई संभावना नहीं है कि यहाँ से वोल्केनिज्म होगा या लावा इससे बाहर आने वाले हैं, इसका जो है अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इसमें 2 आएंगे, हम कह सकते हैं देमवन और कोहे सुल्तान, 2 प्रकार के हैं जो शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये चीजें हमें पढ़नी थी। ज्वालामुखी के प्रकार हमने देख लिया। अब हम जो कवर करने वाले हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ज्वालामुखी जब प्रक्रिया होती है तो उससे किन किन प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक टोपोग्राफी का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। आप सबको पता है कि जब भी ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होती हैं तो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो ये होता है कि बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यानी कि जब भी उद्गार होता है तो पृथ्वी के सतह के बाहर कुछ न कुछ आकृतियों का निर्माण होता है जो लावा के द्वारा बनता है। तो हम उसे कहेंगे कि एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी या बाह्य स्थलाकृतियां। हमें यह भी पता है कि मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक परतों के अंदर ही
रह जाता है, जम जाता है या ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो उस स्थिति में भी होता क्या है कि आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इंट्रूसिव टोपोग्राफी का निर्माण होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक चीज और चीज है कि आने वाले नेक्स्ट 2 क्लास के अंतर्गत जो है जियोमॉर्फोलॉजी का क्लास जो है खत्म होने वाला है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी को हमने बड़ी अच्छे ढंग से विस्तार से इसको पढ़े। लगभग 30 क्लास के अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े हैं। नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत भी लगभग 30 से 35 क्लास हम कवर करेंगे और उसको समझेंगे कि जलवायु विज्ञान क्या है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 क्लास, कल के एक क्लास होगा जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत और एक लास्ट क्लास होगा पर्वत रचना ओरोजेनी, जो अभी तक क्लास नहीं हो पाया है। उसका कंसेप्ट हमें पता है, सिर्फ उसको अप्लाई करना है, अप्लाइड करना है। तो ये चीजें हैं पढ़ने के लिए जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। एक जो है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, उसको पढ़ना है और दूसरा ओरोजेनी पढ़ना है। उसके बाद हम क्लाइमेट के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आप सब, मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से क्लास को देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे। यदि आप पूरा क्लास कवर किए होंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि जियोमॉर्फोलॉजी आपको पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप चाहे कोई भी बुक पढ़ें, किसी भी क्लास का बुक पढ़ें, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीएससी बेस्ड हो, स्टेट पीसीएस हो या किसी एकेडमिक के लिए हो, तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अब दिक्कत नहीं होने जा रहा है। यदि आप आने वाले जो चैप्टर हैं, जो पार्ट है ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी, अगर आप इसको पढ़ते हैं बेहतर तरीका से, तो फिर मैं दावा कर सकता हूं कि आने वाले क्लास यदि आप बेहतर तरीके से कवर करते हैं तो आपको किसी भी ज्योग्राफी की, नेचुरल ज्योग्राफी की बुक पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी। नेचुरल ज्योग्राफी आखिर है क्या? नेचुरल ज्योग्राफी या प्राकृतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की समझ है। बाद में जो हम इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इसका अप्लाइड पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके बाद पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि वही पर्वत, वही पठार, वही चट्टान, वही लावा भारत में भी मिलता है जो हम कंसेप्ट में पढ़े हैं। उसी प्रकार की वर्षा, उसी प्रकार के टेम्परेचर, प्रेशर, चक्रवात, तूफान, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो जो विश्व में होती हैं वो भारत में होती हैं, वो बिहार में होते हैं या कोई किसी भी अदर स्टेट में होता है। तो जब हम कंसेप्ट पढ़ पाते हैं तो उसके अप्लाइड जो है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना आसान हो जाता है। तो आप क्लाइमेटोलॉजी को भी काफी ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस ना करें। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति यानी कि वोल्केनो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी या ज्वालामुखी स्थलाकृति। ये कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के हैं, आप सब जानते हैं। पहला जो है हो सकता है कि आंतरिक, या इसको बेहतर होगा लिखना कि अभ्यंतरिक स्थलाकृति या इंट्रूसिव टोपोग्राफी, ठीक है। और दूसरा जो है बाह्य स्थलाकृति, या इसको बोल सकते हैं कि ये एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी। इन आधारों पर बांटकर हमें पढ़ना है इसको। कल के क्लास के अंतर्गत हम, आज के क्लास के अंतर्गत लास्ट ये कवर हो पाएगा, बाह्य स्थलाकृति, एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी। कल के क्लास के अंतर्गत हम ये और इसका एक पार्ट पढ़ पाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा कुछ बाकी रह जाएगा, उसको कल के क्लास के अंतर्गत देखेंगे। और लास्ट में हम पर्वत रचना पढ़ के जो है जियोमॉर्फोलॉजी को खत्म करेंगे। एक्सट्रूसिव के अंतर्गत जो है 2 प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण हो सकता है। अब सब इसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं कि एक चीज से दूसरा चीज निकल के आ रहा है। तो जब बाह्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं केंद्रीय उद्गार के आधार पर, केंद्रीय उद्गार के आधार पर, और दूसरा जो है
दरारी उद्गार के आधार पर, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय उद्गार क्या होता है, दरारी उद्गार क्या होता है। केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत जब लावा पृथ्वी के सतह से बाहर निकलती है तो जिस सतह से बाहर निकलती है उसका छिद्र जो है गोल होता है या गोल के समतुल्य होता है। लेकिन जब दरारी उद्गार से निकलती है लावा तो यहाँ पे ये भ्रंश घाटिया से सामान्यतः होकर निकलती है और इसका जो मुख होता है वो काफी लंबा संकीर्ण होता है, लंबा होता है और संकीर्ण होता है, पतला होता है। तो यहाँ पे जब भी होता है विस्फोट होगा और यहाँ जब भी होगा तो दरारी उद्गार के आधार पर शांत दरारी इसको बोल सकते हैं। शांत दरारी उद्गार के आधार पर केंद्रीय विस्फोटक इसको बोल सकते हैं, केंद्रीय विस्फोटक उद्गार के आधार पर। अब देखते हैं, ये इसको विस्तार से पढ़ना है, वक्त लगता है, इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के क्लास के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे हम, शांत दरारी उद्गार के आधार पर। तो किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो ये उद्गार कहाँ हो सकता है, ये उद्गार महासागरीय नीतल पर भी हो सकता है और महाद्वीपीय क्षेत्र में भी हो सकता है, दोनों आधार पर होगा। जब ये महासागर के नीतल पर होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। अटलांटिक, आप सबको पता है कि अटलांटिक कटक का निर्माण कैसे हुआ है। प्रशांत महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है, प्रशांत महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। और तीसरा हिंद महासागरीय कटक का भी निर्माण हुआ है, हिंद महासागरीय। आपको एक बार और रिकॉल करा दूं, शांत दरारी उद्गार के आधार पर शांत दरारी उद्गार जब भी होता है तो सिलिका की मात्रा जो होती है कम होती है और उसकी मात्रा कम होने के कारण जो होता है ये गाढ़ा नहीं होता है, और गाढ़ा नहीं होता है तो ये दरारों से आसानी से बाहर आ जाता है। यानी कि महासागर के नीतल पे भ्रंश घाटी के से जो ये लावा बाहर आता है तो इसके गाढ़ा ना होने के कारण ये दरारों से बाहर आ जाता है और बाहर सतह पर ठंडा हो जाता है या फैल जाता है। उस सिचुएशन में क्या निर्माण होता है, तो कटक का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि दरारी उद्गार के द्वारा महासागर के नीतल पर कटक के रूप में महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। ये सब क्या है, क्रस्ट में, महासागरीय क्रस्ट है। किसके रूप में, तो कटक के रूप में। तो महासागर के नीतल पे जब भी ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है तो सामान्यतः दरारी उद्गार, प्रशांत दरारी उद्गार प्रकार की ज्वालामुखी होती है। और लावा जो है जब भ्रंश घाटी से बाहर निकलते हैं तो शांत तरीके से आसानी से आकर बाहर फैल जाते हैं और कटक का निर्माण करते हैं और इससे महासागरीय कटक का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है, पृथ्वी के सतह पर यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्र में जब भी ये निकलेगा तो महाद्वीपीय पठार का निर्माण करता है। जब लावा शांत दरार प्रकार की प्रक्रिया से बाहर आएगा, शांति से आएगा, जिसकी सिलिका की मात्रा कम है, तो इससे जो होगा महाद्वीपीय पठार का निर्माण होगा। महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या होता है, ये लावा जो है लेयर बाय लेयर, क्योंकि ये पतला है, ये फैल जाता है, इसका विस्तार काफी दूर तक होता है। ये लेयर बाय लेयर का निर्माण करता है, परत का निर्माण करता है। एक परत के बाद दूसरा परत, तीसरा परत। इसकी ऊंचाई शंकु की तरह नहीं होती है क्योंकि ये गाढ़ा नहीं होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होता है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होता है, यानी कम गाढ़ा होता है और सतह पर आकर आसानी से फैल जाता है। इस तरीके से ये कई परतों का निर्माण करता है, कई परतों का निर्माण करता है। इस तरह की प्रक्रिया विश्व के लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। भारत में अगर कहें तो दक्कन का पठार, दक्कन का पूरा पठार जो है महाद्वीपीय पठार का ही एक एग्जाम्पल है, जो शांत दरारी उद्गार के प्रक्रिया के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। और हम कहें कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, इसका भी निर्माण जो है महाद्वीपीय पठार के द्वारा हुआ है, यानी शांत दरारी उद्गार के आधार पर हुआ है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं आज की क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी की प्रकार क्या है। हम देख रहे थे किसी भी चीज को कई आधारों पर बांट कर पढ़ा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः जो चीज आसान होती है, जिसको समझना आसान होता है, उस आधार पर हम बांट कर पढ़ते हैं।
हमने ज्वालामुखीय प्रकार को बांट कर पढ़ा, उसको समझा। उसके बाद वोल्केनिक टोपोग्राफी यानी ज्वालामुखी स्थलीकृतियों के बारे में हमें पढ़ना था। तो ये चीज हम पढ़ पाए, शांत दरारी उद्गार के आधार पर हो गया। एक दो चीज बच गया है, ए अगर इसको ये मानते हैं, ये बी है और ये सी है, तो हमारा बी कंप्लीट हो गया। ए और सी जो है नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।